वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। आज का हमारा जो सेशन है उसमें हमने डिस्कस करना है एक तो जो लेक्चर कैडर का पेपर हुआ था 2021 11 जुलाई को, राइट। तो इस पेपर का जो एनालिसिस है वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितना काम कैसा सा था, कितना पेपर लॉजिकल था या इलॉजिकल था, कितने क्वेश्चंस रिपीट थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी के साथ मैं आपको टेंटेटिव आंसर कीज दे रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स होंगे इसके जो क्वेश्चंस के। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स थी लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे है। सो चलो शुरू करते हैं आज का काम। द फर्स्ट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ द पेपर। एनालिसिस में मैं सबसे पहले काउंट कर रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊं जो पेपर था उसमें अराउंड 70 क्वेश्चंस जो हैं 67-68 के आसपास क्वेश्चंस पूरी तरह से रिपीटेड थे, बिल्कुल राइट। और उसमें भी अगर आप देखोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा पेपर जो मेरिटोरियस का पेपर हुआ था कुछ 2 महीने पहले, मेरिटोरियस का पेपर लेक्चरर कैडर का ही मेरिटोरियस स्कूल्स के लिए 2021, उससे काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है उससे उठाया हुआ है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक। तो अगर आप ओवरऑल पेपर को देखो तो अराउंड यू कैन से 50% और 45% ऑफ द एग्जाम वाज रिपीटेड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट थे। अब इसमें एक और चीज़ जो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा और कट ऑफ कितनी जाएगी। आई वुड से कि मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल था, ठीक है। वो इसलिए मैं मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर अच्छा था, लेकिन क्योंकि इतने क्वेश्चंस रिपीट थे तो बहुत बच्चे पिछले सालों के पेपर करके जाते हैं। जो आंसर्स नहीं आते उन्हें रट्टा मार जाते हैं और जो आते हैं उन्हें वो अच्छे से समझ के जाते हैं। तो वो आंसर्स रिपीट की वजह से पेपर को थोड़ा सा ईजी बना दिया उन्होंने। ईजी क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, बच्चों के समझे हुए थे, सभी स्टूडेंट्स के समझे हुए थे। और डिफ़िकल्टी क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 55% पेपर तो नया है ना, नया है तो आपको उसको भी तो आना चाहिए काम, वो काम भी तो आना चाहिए। तो 50% पेपर जो है वो नया था और 45% जो है वो रिपीट था। तो रिपीट अगर इसे पेपर को इजी बना रहा है तो नया काम, बिल्कुल नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो इसे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इसका रेज कर रहे हैं। वो जो कट ऑफ है उसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो आई वुड से कि ये मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था पेपर का, जिसमें मिक्सचर था दोनों का। यहाँ पे ये भी बात आती है कि इतना ज़्यादा पेपर रिपीट होना तो नहीं चाहिए, अच्छा पेपर कोई भी इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब पिछले सालों के पेपर ही कर जाएं हम। तो उसका आंसर मैं दूंगा कि पिछले सालों के पेपर जो है ज़रूर करके जाओ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ ये ही मत करके जाना, ये ना हो कि आप सिर्फ ये पढ़ जाओ, क्योंकि 55% पेपर फिर भी बाहर से है, ठीक है। तो जिसने सिर्फ ये किया वो 70 तक आराम से पहुंचेगा, 80 तक पहुंच जाएगा, 90 तक पहुंच जाएगा, पर वो 100 प्लस नहीं जाने वाला किसी भी हाल में। और जिसने इसके साथ साथ बाकी की सिलेबस की भी अच्छे से तैयारी की वो 100 प्लस बड़े आराम से जा सकता है। तो इसी के साथ हम आगे वाला काम शुरू करते हैं। मैं एनालिसिस में बात करता हूँ। रिपीटेड क्वेश्चंस पे एक नोट जो आपको कमिट टू माइंड है, जो पॉइंट टू रिमेंबर है, वो क्या है? वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करके ज़रूर जाओ, लेकिन साथ साथ सिलेबस पे भी पूरा जोर रखो ताकि आपका क्लियर होने का, पेपर क्वालिफाई करने का चांस बहुत अच्छा हो जाए। वैसे भी अगर आप ये करके गए हो तो 70 क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आंसर्स याद होंगे। तो आपके लिए बाकी पेपर जो है उसके लिए आपको बाकी के 80 क्वेश्चंस जो हैं उन पे आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो आप एक्यूरेसी से और अच्छा काम कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पूरे एनालिसिस पे। पूरे एनालिसिस में मैंने इसको क्या किया, 2 पार्ट्स में ले लिया, या ओवरऑल हम इन टोटलिटी बात करेंगे, एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं, अप्रॉक्सीमेशंस में बात करेंगे। तो इसमें अगर आप सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट देखो, दैट वाज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स से अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे,
30 क्वेश्चंस, मतलब 20% पेपर, 150 में से 20% पेपर जो है वो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स से आ गया था। इसमें मेनली सारा काम हम एनालिटिकल मैकेनिक्स की जो बुक थी आपकी, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की, जो वाइब्रेशंस एंड वेव्स की बुक थी वो भी फर्स्ट ईयर की थी, और इसके साथ साथ जो लैग्रैन्जियन वाला काम था, जो लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी वाली, उसमें हैमिल्टोनियन अप्रोच और उसमें आगे जो है जनरेटिंग फंक्शंस, कैनोनिकल, वो सारा काम अगर मिलाएं तो टोटल 30 क्वेश्चंस जो हैं दोज वर कवर्ड फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट। इसके बाद हम लेते हैं 20 क्वेश्चंस वाला, 20 क्वेश्चंस, जो बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छा पेपर था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, बहुत ज़्यादा वेग नहीं था या इलॉजिकल नहीं था। 20 क्वेश्चंस लिए गए थे बाकी के पार्ट से, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स से 20 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, अराउंड 19 टू बी प्रिसाइज। और जो है हमारे पास इसी की एक और ब्रांच जो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, वो भी, उससे भी क्वेश्चन 20 के अराउंड थे। जो न्यूक्लियर प्लस पार्टिकल, अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स मिला के बात करो तो उसमें भी अराउंड 20 क्वेश्चंस थे उसमें से भी, ओके। और इसी में अगर आप देखो मैथमेटिकल फिजिक्स तो एमपी भी लिख सकते हैं हम, इसके भी 20 के क्वेश्चन थे अराउंड, राइट। और आप इसमें और क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स में थोड़ा सा इलॉजिकल काम हुआ कि उन्होंने 8 क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी में से ही दे दिए, जिसमें से इतने ज़्यादा और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। तो अंदर जो है सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉजिकल नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो फिर भी ठीक कर दिया उन्होंने। और इसी के साथ एक सब्जेक्ट रह गया हमारा सीएमपी, उसमें से भी 20 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वाली दो ब्रांचेस, तो इनमें से उन्होंने 10 क्वेश्चंस के अराउंड ईच फ्रॉम ईच पार्ट अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। अराउंड 10 मतलब प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसे ही 20 में भी प्लस माइनस 2-3 ऊपर नीचे हैं, और सीएम में भी, इसमें जैसे 31 क्वेश्चंस हैं टू बी प्रिसाइज। तो इस तरह से ये है। एक पार्ट जो उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल करना नहीं चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसमें से ज़्यादा कुछ काम नहीं आया। और बेसिक्स में बाकी 3-4 क्वेश्चन बेसिक के थे, वो भी ठीक थे, हो गया है। एक पार्ट जो मैं पर्सनल लेवल पे देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि ये, मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत इग्नोर कर दिया उस पार्ट को, और इसमें से कम 10 क्वेश्चंस देने ही चाहिए थे, और जबकि उन्होंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ही दिए हैं, 2 ही दिए हैं असल में क्वेश्चंस इस पार्ट में से, राइट। तो ठीक है, ओवरऑल पेपर वाज गुड, रिपीटेड क्वेश्चंस इजी थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे बीच में कुछ, तो ओवरऑल अच्छा था पेपर। तो कट ऑफ का अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 100 प्लस जानी चाहिए इसमें से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो अराउंड 100 कह सकते हैं। 85-90 वाला भी, प्लस वाला भी अच्छे से हो सकता है, उसको सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी देखते हैं क्या बनता है, तो क्योंकि ये इन पेपर्स में कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं वीडियो के। उसमें हमने क्या सीखना है, उसमें क्या देखना है, हमने देखना है पेपर के आंसर कीज कैसे से होंगी। तो मैं सीधा टिक करूँगा, और मैं एक चीज़ अभी बता दूँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे जो है, मैंने जैसा पहले बताया कि मेरिटोरियस 2021 से बहुत ज़्यादा पेपर रिपीट है, तो इस पर मैंने वीडियो अलग बनाई हुई है, एक चैनल पे अवेलेबल है आपके लिए, आप देख सकते हो। इस वीडियो में सारा कुछ, मतलब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस किए हुए हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पार्ट सारा डिस्कस किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट की भी बातचीत की हुई है, जो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड है वो क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस नहीं किए, बाकी सब डिस्कस्ड हैं। तो आप अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में देखना चाहते हो, जो भी रिपीट हैं मैं बता दूंगा, वो वाले क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो से भी देख सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो
ठीक है, अब हम काम अगला शुरू करते हैं जिसमें हमें आंसर कीज की बात करनी है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये जो कोड है मेरे सामने, जो मैंने खोला है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब एक कोड है, दैट इज कोड ए, राइट, कोड ए है ये। तो कोड ए में मैं बाकी कोड्स का भी मेंशन कर देता हूँ कि ये जो है, एक मिनट इसमें मैं लिख देता हूँ, कोड ए पे मैं सारे मार्क करवाऊंगा आपको। कोड ए पे मार्क करवाऊंगा और मैं साथ में ये भी बता दूं कि कोड बी जो है, कोड बी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 28th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 28th क्वेश्चन से उनका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोड ए में 28th नंबर क्वेश्चन है, कोड बी वाले, राइट। और कोड सी वाले जो हैं वो कहां से शुरू करेंगे, वो 82nd क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 82nd क्वेश्चन से शुरू करेंगे कोड सी वाले। मतलब यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है डिरिचलेट कंडीशन वाला, ये उनका कोड सी में 82nd क्वेश्चन है, ठीक। कोड डी मेरे को अवेलेबल नहीं हुआ तो उसका मेरे में आप उसका चेक कर सकते हो पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। चलिए हम काम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फुलफिल द फोरियर वाला जो है उसका आंसर होना चाहिए ए, राइट। नेक्स्ट का जो आंसर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये फोरियर सीरीज में यही दोनों आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो डाउट में है, डाउट में इसलिए है क्योंकि फोरियर की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। आप फोरियर की डेफिनेशन में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसे। तो आप क्या कर सकते हो, फोरियर की डेफिनेशन में आप दोनों चीज़ें ले सकते हो, लाइक आप बाहर 1/2 भी लगा सकते हो और अंदर जो है वो e रेज़ टू द पावर में आयोटा प्लस में भी ले सकते हो और आयोटा माइनस में भी ले सकते हो, राइट। और यहाँ का 2 उठा के, यहाँ का 2 उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो इसमें। तो क्योंकि फोरियर और इनवर्स फोरियर की डेफिनेशंस इंटरचेंजेबल हैं, प्लस माइनस आयोटा ऊपर नीचे हो जाता है उनमें, कोई भी किसी में भी लगा लो, बोथ आर इक्वली गुड। तो उस वजह से आप इसे जब तक फिक्स नहीं करोगे कि कौन से वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हो, तब तक आप आंसर पे श्योर नहीं हो सकते, राइट। तो लेकिन अगर एक मार्क करना हो फिर भी तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम बेसिक डेफिनेशन लेते हैं सी, इसमें उसमें हम ओमेगा जो है वो माइनस के साथ लगाते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस में दिया हुआ है, सो ओमेगा एंड ओमेगा नॉट शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइंस, ठीक है। ओके, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में भी सेम इशू कि जब तक आप ये नहीं बताते कि आप डेफिनेशन कौन सी यूज कर रहे हो तब तक आप एग्जैक्टली आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर इतने के साथ देखें तो दिस शुड बी द आंसर, दिस इज रॉन्गली रिटन हियर, फ्रैक्शन 1/2 इसका 2 का मतलब होना चाहिए दिस इज 1/2, राइट। इफ दिस इज 1/2, 1/2, then it should be the correct answer from one definition, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लैपलेस वाला फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी गलत है, ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि लैपलेस की लिमिट्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं होती हैं। लैपलेस की लिमिट्स होती हैं 0 to इन्फिनिटी। अगर आप इसे 0 to इन्फिनिटी मान लो तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगी, नहीं तो कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक अगेन, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं पेपर में। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला बनता, अगर साइन 80 होता, साइन 80, तो जो कोएफिशिएंट होता है टी का वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। लेकिन क्योंकि ए क्वेश्चन में ही कहीं पे नहीं है तो आंसर में भी किसी ऑप्शन में होना नहीं चाहिए था, बट ऑल द ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ दैट ए। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ साइन 80 लगा लें तो फिर बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है, बट स्टेटमेंट में मिस्टेक है। सेवंथ क्वेश्चन फिर से लैपलेस के बेसिस पे आप कर सकते हो, लेकिन फिर से गलती है कि ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाली लिमिट्स नहीं होनी चाहिए थी, 0 to इन्फिनिटी होनी चाहिए थी।
अगर आप 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगा लेते हो तो फिर आंसर जो है वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करके 0.2 आ जाएगा, सी, दैट इज सी। 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये डेफिनेशन बेस्ड था, इसमें भी कोई बात नहीं है, इनवर्स टाइम लगा दोगे आप, इनवर्स डोमेन, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगेन इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन ही है, और ग्रुप में आप क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही लिखते हो, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 10th जो है वो भी लेफ्ट कैंसिलेशन में लेफ्ट साइड पे दोनों सेम कर देंगे तो हमारा आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। 11th जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप, तो 11th का जो है वो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये भी हो गया हमारा। 12th पे बढ़ते हैं आगे। 12th जो है इनफाइनाइट ग्रुप में भी, ये भी क्वेश्चन ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए डाली गई थी। इनफाइनाइट ग्रुप कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, उस हिसाब से आई वुड गो फॉर ऑप्शन डी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में और लगाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे लगता है ये ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन ही है, साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे एबिलियन के, लेकिन ऑप्शन ए बननी चाहिए इनके हिसाब से। नेक्स्ट जो है वो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप, राइट, और इसका जनरेटर होता है आयोटा। लेकिन अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जैसे हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 14th की डी ऑप्शन भी तो ठीक है, क्योंकि एबिलियन तो है ही है, एबिलियन ग्रुप भी है ये, तो उसमें ऑप्शन वैसे मेरे हिसाब से सी ऑप्शन देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये ज़्यादा फर्स्ट फैक्टर है, इस पे एक्सप्लिसिटली है, ये दूसरा वाला जो है वो डिपेंडेंट हो गया एक तरह से। 15th जो है इसमें कोई भी ऑप्शन मुझको सही नहीं लगी, सारी की सारी ऑप्शंस गलत हैं। ए गलत है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिसेस ग्रुप नहीं बनाते, राइट, और ओके अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस ठीक है, फिर भी बाकियों के मुकाबले तो ये ठीक ही है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस जो है ये ए ऑप्शन मैं इसे ठीक बोल सकता हूँ। बी और सी तो कंफर्म गलत ही हैं 100%। सिंगुलर मैट्रिसेस भी वैसे ही, अगर सिंगुलर मैट्रिसेस भी ग्रुप बनाए तो देखिए तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगी, राइट, और जो रैशनल नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी नेगेटिव ग्रुप नहीं बनाते, ये सारी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई नहीं करते, और इसी हिसाब से बी और सी भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी वो प्रोबेबली ए आंसर दे सकते हैं या सी पे भी जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन हम रेज कर सकते हैं बाद में अगर सही लगता है हमें तो। ओके, सो नेक्स्ट इज 16th, इसका डी होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली किसी तरह की, बेसिक क्वेश्चन है। और इसके बाद क्या होगा, 17th क्वेश्चन जो है वो भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं यहाँ पे, तो इसमें आप वेवलेंथ कर दोगे आंसर में तो ये ए हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है 18th क्वेश्चन, वो भी डेफिनेशन बेस्ड आप कह सकते हो, तो इसका जो आंसर है एंटेंगलमेंट की डेफिनेशन है, आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन नाम दिया था, क्योंकि ये एक्शन एट ए डिस्टेंस होता है, तो दिस इज एंटेंगलमेंट। नहीं, इस पे रिसर्च भी बहुत चल रही है आजकल, तो ये भी हो गया। 19 जो है वो आपको, वो तो सभी को पता ही है, पार्टिकल इन ए बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें डेफिनेशन जो है वो इस तरह से आ गई है। नेक्स्ट जो है 20th का जो क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे को ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि पार्टिकल का फॉर्मूला तो आप लगा दोगे, 0 पॉइंट एनर्जी लगा दोगे, यू विल यूज 1² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ जो 1 नैनोमीटर का साइज दिया हुआ है उसके लिए जो एनर्जी आएगी, वो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं दे रही, वो कोई भी आंसर जो है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा। सो हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे 10⁻⁻29 की जगह -20 जूल आ रहा हो,
या फिर मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6.0 आता है। सो आई वुड गो फॉर ऑप्शन सी। पर ये ऑप्शन कोई भी सही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। 21st जो है वो बिल्कुल ट्रिवियल क्वेश्चन है, डेफिनेशन ही है लैम्डा इज h/mv, और आप करते ही हो इसे। तो इसके बाद 22nd जो है उसका भी आंसर बहुत ही बेसिक है, डेफिनेशन बेस्ड की आप कह लो। पार्टिकल इन ए बॉक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स, और उसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि वेव फंक्शन का कितना होता है। तो 22nd का बी आंसर बनता है। 23rd जो है वो 4 तरह के फोर्सेस कौन से हैं, बेसिक क्वेश्चन है, और आप इसे स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल 4 फोर्सेस इसमें आ जाते हैं इस तरह से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 24th। तो जो डिराक इक्वेशन थी उसमें नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था, और उससे हमने एस्टीमेट लगाया था कि पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ठीक है। 25th क्वेश्चन जो है, 25th क्वेश्चन, इसमें कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक, कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक देन व्हाट विल हैपन। तो इसमें भी ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये भी, और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जनरलाइज मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ये ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, पहले वाले भी 2-3 रिपीट आए हैं लेकिन वो बिल्कुल ट्रिवियल थे तो मैंने उनकी बात नहीं की। इसमें लैग्रेंजियन डज नॉट कंटेन वाले में आंसर हमारा आ जाएगा डी, क्योंकि अगर लैग्रेंजियन टाइम इंडिपेंडेंट है तो हैमिल्टोनियन भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो फिर आप लेके चलो, आपको पता है टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व हो जाएगी। वैसे भी एनर्जी और टाइम में यही कैनोनिकल कंजुगेट वाला रिलेशन चलता है, ठीक। तो अगर टाइम एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहा है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट जो है आप सॉल्व कर सकते हो 27th क्वेश्चन, वो भी इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको बेसिक जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दिस इज F1 विच कंसिस्ट ऑफ Q एंड Q, और P और P जो है स्मॉल p और कैपिटल P निकल जाएंगे इसका डेरिवेटिव लेके, और उससे आंसर आ जाएगा A, ठीक है। ये हमने कैनोनिकल वाले लेक्चर में पूरा किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो 28, ये भी कैलकुलेशन ही थी, सिंपल कैलकुलेशन थी, अगर उसे आप MC² वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है 23rd, ये भी रिपीट, 29th सॉरी, वो भी रिपीटेड है, और उसमें भी आप देखोगे डेफिनेशन बेस्ड भी है, तो डेल्टा जो है वो आंसर आ जाएगा। 30th डेफिनेशन बेस्ड है, इसका आंसर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। हालांकि इसमें मोड्स की बात की जा सकती थी, फॉर अ पर्टिकुलर मोड वो सारे सिंगल फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और अगर आप मोड चेंज करोगे, लाइक सिमेट्री की जगह एंटी सिमेट्री कर दोगे, तो वो मोड की चेंज करने से वो भी चेंज हो जाएगा। बट फिलहाल इसमें बात सही है, सिंगल फ्रिक्वेंसी में नॉर्मल मोड्स काम करते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। इनर्शिया जो है वो डेफिनेशन है कि सेकंड रैंक टेंसर है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो है 32nd में आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज लगा के, एंड यू विल गेट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिकेशन फेज स्पेस, फेज स्पेस में हमें पता है 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 3 मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो फेज स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट्स टोटल होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट भी है, ये आगे जाके एक बार फिर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 33rd और 131st क्वेश्चन भी यही है, तो हम दोबारा इसे एक ऑप्शन को मार्क करेंगे। एनीवेज, तो नेक्स्ट देखते हैं मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स। ये भी रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप करोगे इसमें तो सॉल्व करोगे आंसर ए आ जाएगा। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, और आंसर ए आ जाएगा। सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, इसे हम आप प्रीवियस ईयर वीडियोस में देख सकते हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 35th, और इसका आंसर भी ए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, मेरिटोरियस वाले पेपर से ही रिपीटेड है, वहां से आप पूरा देख सकते हो अगर जरूरत लगती है तो। नेक्स्ट डेफिनेशन है, वेक्टर ए इज सोलेनोइडल इफ इट इज,
अगर डाइवर्जेंस जीरो हो तो डेफिनेशन ये है कि सोलेनोइडल बोलते हैं उसे। जिसका कर्ल जीरो होता है उसे इररोटेशनल बोलते हैं, जिसका डाइवर्जेंस जीरो होता है उसे सोलेनोइडल बोलते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन भी है, सर्किट बना के हमने समझा हुआ है, मेरिटोरियस वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये कैपेसिटर जो है इसका सही आंसर होगा। इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर कैपेसिटर लगा के बनाया जाता है। ठीक है, 38th जो है वो उसमें बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन की कंडीशंस हमें पता है। तो नॉर्मलाइजेबल वो तभी रहता है जब इस तरह की उसकी फीचर्स हों, उसकी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रही हों। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये पार्टिकल इन ए बॉक्स वाली प्रॉब्लम को टनलिंग में जो लेके जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम है। और टनलिंग के दौरान जितनी देर तक वो बॉक्स के अंदर होता है, दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करता, उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता रहता है। सो दिस इज डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रोल ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। आप इसमें देख सकते हो कि 40th का बी आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट 41st, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। और इसमें जो है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर सकती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन कंडक्टर में वो इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सिंपल कैलकुलेशंस है। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, आप उस पर एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो। एनर्जी को बेसिकली यूनिट्स कन्वर्ट करके देखना था कि कितनी एनर्जी है और कितनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन थी, और आंसर इसका डी ऑप्शन आ जाता है जब आप कैलकुलेट करते हो। तो कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं थी इस कैलकुलेशन में। नेक्स्ट जो है वो भी डेफिनेशन बेस्ड ही है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, रेस्ट मास एनर्जी, उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के हिसाब से डबल एनर्जी करके बता दिया। तो 43rd का ए आंसर होना चाहिए। 44th का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी स्पेसिफिक हीट जो है वो उसमें डिसकंटिन्यूस चेंज होता है, और अक्सर हम गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45th जो है वो नया क्वेश्चन था थोड़ा सा। 45th का सी आंसर आएगा। सॉल्व करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा ए। कैसे निकालोगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी सी, ओके, दिस थिंग, लैम्डा, पहले लैम्डा निकालना है हमने, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोड कितने हैं, नंबर ऑफ मोड्स, और ये एम और एन इसमें दिया हुआ है TE20 में। ठीक है, इससे हमें मिल जाती है इंफॉर्मेशन कि कौन से में हम बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ m/a² प्लस n/b², और अंडर रूट के बाहर होता है c/2। ये मैं साइड में कर देता हूं, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। राइट, तो इससे हम करके पूरा फिर आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट पे। ये क्वेश्चन की मैं डेफिनेशन से करवा देता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, दैट फॉर्मूला इज c/2 अंडर रूट m/a² प्लस n/b²। ठीक है, ये लगाओगे आप, m को कितना पुट करोगे, 2 पुट कर दोगे, n को कितना पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, क्योंकि 2 0 मोड दिया हुआ है। तो एक को 2 पुट करोगे, एक को 0 पुट करोगे, उससे फ्रीक्वेंसी निकालोगे, और उससे क्या करोगे, वेवलेंथ निकाल दोगे। वेवलेंथ आपको पता है C से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करोगे ए आंसर आ जाएगा। चलिए हम जल्दी से 46 पे चलते हैं। इसमें सीधा डेफिनेशन फॉर्मूला बेस्ड था। 46 का डी आंसर आ गया। ओमेगा 4 पावर पे वो डिपेंड करता है। राइट, 47 जो है हमने सॉल्व किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें 4% आंसर आ जाएगा। 1 - n² 1 + n² का फॉर्मूला लगाते हो आप और सॉल्व कर लेते हो। 48 जो है वो भी डेफिनेशन बेस्ड ही है। ब्रूस्टर लॉ आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में काम आता है।
अकेला क्वेश्चन था ऑप्टिक्स का जो यूज हुआ है, बाकी लेजर के क्वेश्चंस आए हैं। और वैसे ऑप्टिक्स के पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन या +1 +2 वाली ऑप्टिक्स वाले पार्ट के कोई क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इस पे किस तरह की इंटरेक्शन है, तो -μ.b फॉर्मूला देखते हो आप, और इसलिए मैग्नेटिक इंटरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन है, तो बी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद 50 जो है वो लिक्विड हीलियम, इसकी बात हमने पिछले पेपर में भी कर ली थी, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर बी होगा, सही जो है वो बी है, राइट। हॉल इफेक्ट जो है इसमें स्टडी मेटल्स में परफॉर्म नहीं करते, उसका आंसर है आप मेटल्स में आप देख सकते हो वैसे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं होल कोएफिशिएंट की, ठीक है, तो फिर भी मेरे हिसाब से डी आंसर मोस्ट प्रोबेबल है, बट आई डू नॉट फाइंड दिस क्वेश्चन टू बी वेरी एक्यूरेट और वेरी प्रिसाइज, तो फिर भी मैं अगर क्लिक करना होगा तो डी के साथ जाऊंगा। 52nd क्वेश्चन, इसकी फुल कैलकुलेशन आपको पिछले पेपर में मिल जाएगी, मेरिटोरियस वाले में मैंने सॉल्व किया हुआ है, रिपीटेड था, लेकिन इस बार अच्छे से ध्यान से देना कि उन्होंने नंबर्स बदल दिए थे, 12 वोल्ट नहीं था 10 वोल्ट था इस बार, पिछली बार, ठीक है, तो इस तरह से नंबर बदल गए थे, पर मेथड तो सेम ही रहेगा और आप कैलकुलेशन तो उसी तरह से करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 53rd पे, रीडेबल नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, आपके पास आपका पेपर होगा ही, इसका आंसर सॉल्व करोगे, सिंपल है, साइक्लोट्रॉन वाली फ्रीक्वेंसी लगाओगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, सी आंसर आ जाएगा। 54th जो है इसमें भी रिलेटिविस्टिक का सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और प्रॉपर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54th का सॉल्व करके बी, राइट। इसके बाद 55th इलेक्ट्रॉनिक्स में मोसफेट पे क्वेश्चन है, और आपको पता है मोसफेट में जो है वो क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई रखते हैं वो, और इसीलिए उसका SiO2 भी लगाते हैं, इसकी डिस्कशन कुछ पिछले पेपर में भी की थी, सेम क्वेश्चन नहीं था पर सिमिलर क्वेश्चन था उसमें। नेक्स्ट जो है ये भी हम पहले कर चुके हैं कि माइक्रोवेव्स जो है वो किस वेवलेंथ में काम करती हैं, फ्यू सेंटीमीटर की वेवलेंथ में, सो बी आंसर सही होगा। वेवलेंथ ऑफ फोटोन की जो है hc/λ फॉर्मूला लगा के आप एनर्जी निकाल लोगे, और वेवलेंथ एनर्जी दी हुई है वेवलेंथ निकाल लोगे, आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। 58 ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में भी पिछले पेपर से ही रिपीट था, मटेरियल चेंज किया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आंसर विल बी ए, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की इतनी ससेप्टेबिलिटी होती है। 59th जो है इसका आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन हमने पिछले पेपर में डिस्कस कर लिया है, और इसका आंसर आ जाएगा सी, सॉल्व करके कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट इज 60th तो आपको पता ही है, डीजेनरेट की डेफिनेशन ही है और कुछ नहीं है इसमें, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी, 60 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से 61st क्वेश्चन पे, हम 61st का क्या आंसर देंगे, यस 61st में होगा आंसर ए, ये भी सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी वैसे, इस पे आप काइनेटिक थ्योरी से निकाल सकते हो, थर्मल न्यूट्रॉन मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाला ले लो, दैट इज अराउंड 300 केल्विन, और उस पर 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप याद रख सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको पता ही है d5/dt होता है, और उसे आप सॉल्व करोगे, निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंड इट विल बी बी, राइट। नेक्स्ट ध्यान रखना इसमें जो है आंसर में, ध्यान रखना ये मिली वेबर दिया हुआ है, इस वजह से 10⁻³ से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जब आप SI यूनिट्स में करोगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा, कुछ बच्चों ने इसमें गलती की होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 63rd क्वेश्चन, LED, ये भी रिपीटेड है और इसका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट जो है 64th, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इसका आंसर है सी, इनफाइनाइट टाइम में, बहुत ही स्लो आता है वो वापस, अगर क्रिटिकली डैम्ड होता तो वो बहुत जल्दी वापस आता है, लेकिन जो ओवर डैम्ड में वो बहुत स्लो वापस आता है, ठीक है। 65th में आपको पता है लैंडे जी फैक्टर का फॉर्मूला पता है, और हमने शॉर्टकट भी बात की थी कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसे, एल और एस जे के सेम होने की केसेस में, तो इसमें आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, पता है हमें बी आंसर है इसका, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला भी रिपीटेड है,
और हमने पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि थर्मिस्टर इसका सही आंसर है। हालांकि ये थर्मिस्टर बनता नहीं है सही थर्मोकपल बनता है क्योंकि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है टेम्परेचर सेंसर की तरह, बट ये थर्मिस्टर ही आंसर देंगे। लास्ट टाइम भी इन्होंने थर्मिस्टर ही आंसर दिया था, तभी मैंने कहा था थर्मिस्टर देंगे लेकिन थर्मोकपल बेटर है वैसे। एनीवेज कोई बात नहीं, हम 67th पे चलते हैं। 67th जो है वो भी हमें पता है आइडियल ओप एम्प में क्या इनपुट इम्पीडेंस होता है, क्या आउटपुट इम्पीडेंस होता है, डेफिनेशन बेस्ड है जो ओप एम्प की डेफिनेशन करते हैं हम। इसमें आप नेक्स्ट में क्या करोगे, डिवाइड करोगे इससे और आपका आंसर आ जाएगा। बी आंसर है। 8 बिट है, उसे डिवाइड कर दोगे सेकंड से, एक टाइम डिले से 24 माइक्रो सेकंड से, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 69th पे पहुंच गए हम। इसमें क्या आ रहा है आंसर, सारे ही आ रहे हैं है ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस ये हैं जो यूज हो सकते हैं इसमें। 70th जो है उसका आंसर अब सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन। 71st जो है उसमें डायरेक्ट मेथड्स जो हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो भी सारे ही हैं। ये सारे मेथड यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सॉलिड की लेज़र है कि गैस लेज़र है कि लिक्विड लेज़र है, जो भी तरह की लेज़र बनती है उनमें अलग अलग तरह के मेथड्स यूज होते हैं। और स्टिमुलेटेड एमिशन में हमें मालूम है कि हमारे पास लाइट जो आएगी वो हमेशा कोहेरेंट होगी और सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। 73rd जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में पूछा था, तो जीमान इफेक्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे दी होती तो पास्ट एंड बैक इफेक्ट हो जाता। ठीक है, 74th जो है वो कैलकुलेशन है, मोजले लॉ लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन करके आ जाएगा आंसर। ए आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी तरह की। 75th जो है उसमें आप डिवाइड करते हो, लाइंस में निकालते हो डी लेवल से, और इसमें जो है 12 नंबर ऑफ लाइंस आ जाती हैं। सॉल्व करने पे है, सिंपल कैलकुलेशन जीमान इफेक्ट की हैं और वो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट कौन सा है, 76th में इस कन्फिग्रेशन पे भी हुन्स लॉ लगा लो, हुन्स रूल। पहले लोएस्ट एस फिर जे और फिर पहले एस फिर एल फिर जे पे जो भी आप लोएस्ट एनर्जी के लिए रूल लगाओगे, हुन्स रूल से आंसर आपका आ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। 77th में सिंपल कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिकल का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसे वैसे, बट सिंगल लेजर पल्स में कि किस तरह से दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस हमें रेशियो लेना होता है वो कितना होता है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 78th क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, उसमें हमने पहले भी बात की हुई है और ये आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 2b, जो दिया हुआ है वो 2b है और जो हमें निकालना है वो 6b है और उससे हमारा आंसर 60 आ जाएगा। 79th भी सेम ही क्वेश्चन था, स्टॉक्स लाइन भी 6b पे बनती है और एंटी स्टॉक भी 6b पे बनती है, तो यानी कि टोटल जो है वो कितने पे आ जाएगा, 79 12b पे आ जाएगा डिफरेंस में, राइट। उसके बाद 80 जो है वो भी डेफिनेशन बेस्ड है। सुपर कंडक्टर में पता ही है हमें कितनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिमिटिव सेल पे इसका आंसर है सी 3p-3, ये भी बेसिक डेफिनेशन बेस्ड है। ऑप्टिकल ब्रांचेस में हम सेल सॉल्व कर चुके हैं कैलकुलेशंस। 82nd में जो है वो ए आंसर होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए 2ev/h, इतना फ्रीक्वेंसी जोसेफसन इफेक्ट में इतना आता है। इसकी भी हमने इसी का रिपीटेड क्वेश्चन आगे एक और क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, उसे भी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो मिक्स स्टेट सुपर कंडक्टर टाइप 2 में होती है, बेसिक डेफिनेशन है ये। तो आइंस्टाइन थ्योरी जो है वो हमें मालूम है कि क्वांटम थ्योरी उसने दी थी, आइंस्टाइन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी दी थी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकती है स्पेसिफिक हीट, राइट। डायमंड का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पैकिंग फ्रैक्शन हमें याद होना चाहिए था कि ये 34% है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा था पहले 81st में के टाइम पे भी कि ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है पूरी तरह से और इसे हमने डिस्कस किया हुआ है पूरे अच्छे से। और ये वाला जो है अंदर वाला पार्ट जो है वो हमारे पास आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का, मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये 82nd क्वेश्चन जो है इसमें हमने इस अंदर वाले पार्ट को लिखा है सिर्फ, उन्होंने यही पूछा था वोल्टेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ गया 88, उसमें भी हम कर चुके हैं, ये भी रिपीटेड है। पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखनी हो तो प्रीवियस ईयर्स पे जाओ और मेरिटोरियस वाली मेरी वीडियो देख के उसमें आप डिस्कस कर सकते हो, वहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है।
89 क्वेश्चन जो है विडमैन फ्रेंज लॉ है, ये पहले भी आया था, रिपीटेड है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, राइट। चलो आगे देखते हैं 90th क्वेश्चन। 90th में आइंस्टाइन थ्योरी अज्यूम दैट एटम्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी उन्होंने कंसीडर की थी कि सारे के सारे एटम सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 91 में जो है 91st में आप देखो वो 15/16 का टाइम पूछा है, यानी कि ये पूछा गया कि 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/16 मतलब 4 हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जो है 1600 है, यानी कि उसकी एज क्या हो गई, यानी कि उसने 15/16 में कितना टाइम लग गया, 6400 ईयर्स, 4 हाफ लाइफ लग गई। उसके बाद जो है वो डी आंसर हो गया। उसके बाद जो है मल्टीपोलैरिटी पॉसिबल फॉर ए रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन इज, ये इसमें जो है सिलेक्शन रूल्स एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे लगते हैं। सिलेक्शन रूल्स में काम पेरिटी और एंगुलर मोमेंटम करता है, बट बेस्ड दोज आर बेस्ड अपॉन मेनली ऑन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो इसका बी आंसर होना चाहिए। 93rd में जो है वो 1.30 न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास डिफरेंस दिया हुआ है, और इसमें से आप अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल दो, रेस्ट मास एनर्जी, that should be the kinetic energy of the particle. So I think इसमें आंसर जो होना चाहिए वो C होना चाहिए, that is 1.3 minus 0.5, ठीक है, तो ये भी इसमें हो गया। नेक्स्ट 94th क्वेश्चन, ये तो बीटा डी के वैल्यू आपको पता ही है, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अगर 1:1 होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद जो है वो या तो न्यूट्रॉन डीके करता है या प्रोटॉन डीके करता है, डिपेंडिंग अपॉन के ज्यादा कौन है, ठीक है। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो इसमें जो है हमारे पास आ जाएगा 95th में बी ऑप्शन, वो बोलते हैं मतलब जो एक्यूरेट है वो बी ऑप्शन है, पर इसमें जो है आंसर जो सही होना चाहिए वो बी ऑप्शन ही है, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने गलती की थी और ठीक नहीं किया था शायद, कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर को मार्क कर देते हैं, लेकिन सही आंसर जो है वो बी है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो कल को अगर वो आंसर सही नहीं देते तो। नेक्स्ट 96 जो है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, 96 तो उसका सी आंसर आएगा, वो शॉर्ट रेंज होती है और चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। एक्सरे फोटोन जो है ये बेसिकली कॉम्पटन स्कैटरिंग की है, इसमें दोनों कंजर्व रहते हैं, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वार्क इज आपको पता ही है, दैट इज लेस देन इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना, E/3 होता है मोस्टली, 2E/3 या E/3, और विद इन एन आइसोस्पिन मल्टीप्लेट पार्टिकल्स डिफर इन, नेक्स्ट 99 जो है उसमें सी आंसर आ जाएगा। चार्ज जो है वो डिफर करता है उनका, लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर ले लो आप, चार्ज डिफर करता है, ठीक है। शेल मॉडल जो है वो न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस इज बेस्ड ऑन, उसमें पोटेंशियल पार्टिकल इन वेल वाला पोटेंशियल लिया था, बॉक्स पोटेंशियल पहले, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐड किया, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट जो है पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इन स्लाइडिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज क्लासिक ब्रांचेस स्टोकॉन प्रॉब्लम। ब्रांचेस स्टोकॉन प्रॉब्लम में जो पाथ फॉलोड होता है दैट इज साइक्लोइड, 101 का ए साइक्लोइड आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन हो जाता, बट ये ब्रांचेस स्टोकॉन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये तो हमें पता ही है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है करने वाली, इसका तो ए ही आंसर है, स्टेशनरी वैल्यू उसमें होती है, डेफिनेशन ही है उसकी, स्टेशनरी वैल्यू उसमें होती है। नेक्स्ट 103 का जो है वो आपको लैग्रेंजियन देखना है, और इसमें मिस्टेक होती है नेगेटिव साइन की, लैग्रेंजियन जो है वो नेगेटिव साइन का आता है रिलेटिविस्टिक के केस में, रिपीटेड क्वेश्चन था। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी रिपीटेड था, इसमें हाइपरबोला आ गया, तो ए ऑप्शन आंसर है। पॉइजन ब्रैकेट जो है वो इट्स ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, अगर दो कांस्टेंट ऑफ मोशन लोगे तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ये भी हो गया हमारा, बी आंसर है। इसमें भी स्मॉल p और कैपिटल P का जो है वो कौन होता है, F4 होता है, इसमें भी हमने अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं सारे जनरेटिंग फंक्शन कौन सा किसका होता है, ठीक है।
फिर 107 जो आ गया, ये भी हमने पिछली बार प्रूव किया था, सब डिस्कस किया हुआ था। इसमें r पावर 5 होता है, मैंने आपको कहा भी था, ये सीधा सीधा याद रख जाना रिजल्ट। और इसमें एक और आता है, वो r क्यूब बनता होता है उसका, बट इस वाले पॉइंट का r5 बनता है। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, वो तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन ही होती है, राइट। तो डी आंसर इसका हो गया। रेजिड्यू ऑफ एफजेड सिंपल पोल, इसका भी कुछ नहीं है, बेसिक डेफिनेशन बेस्ड है, ऐसे ही करते हैं हम रेजिड्यू निकालने के लिए। तो ये आ गया 110 क्वेश्चन नंबर में हम पहुंच गए। 110 में जो है हमारा आंसर होना चाहिए 80, 110 में डी होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, एवरेज निकाला, इसका x 4/4 कर दिया और 3 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 आ जाएगा, तो उससे हमारा आंसर निकल आएगा। डी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो भी रिपीटेड है, और 111 का जो आंसर है दैट विल बी ए, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए अंडर द एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही पॉलिस प्रिंसिपल में इसी बात करते हैं इसी की हम, ठीक है। 2 डायमेंशनल में अब क्या होता है हमारे पास, होता है हमारे पास n+1 h कट ओमेगा, n को 0 पुट कर दोगे ग्राउंड स्टेट के लिए, मिनिमम टोटल एनर्जी के लिए, तो ये h कट ओमेगा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे भी आप दो आप फिल करोगे, 2 पहले ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, फिर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करते जाओगे आप, तो 85 जो है आंसर आ जाएगा। आप n² π² h² वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो पूरा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 115। 115 में इवन पैरिटी है, अगर माइनस प्लस सेम जा रहा है वो, तो मतलब इवन पैरिटी है, माइनस कॉमन निकल जाता तो हम बोलते कि ऑड पैरिटी है। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, ये भी उसका फॉर्मूला है, पूरी लंबी डेरिवेशन के बाद हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं दैट 1/sin⁴ θ/2 इज द करेक्ट आंसर, सो दैट इज कोसिकेंट 4 θ/2 आ जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आप नेक्स्ट 117 में क्या करोगे, इसमें आप करोगे कि आप लैग्रेंज निकालोगे t माइनस वी लगा के, और उसके बाद उसका q डॉट यानी कि v के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लोगे, तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम आ जाएगा। तो इससे हमारा डी आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन 118 की सी ऑप्शन है। नॉर और नैंड गेट, दोनों गेट्स ही किसी भी यूनिवर्सल गेट्स के काम करते हैं, किसी भी फंक्शन को रियलाइज करवा सकते हैं वो, ठीक है। तो वो भी हमारा आसान था काम। नेक्स्ट जो है 119 में जो है आप डेफिनेशन यूज करोगे बोहर मैग्नेट्रॉन की, स्टेट में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट में पुट करोगे तो आंसर हमारे पास बी आ जाना चाहिए। इसके बाद 120th 3p2 से 3p1 में जाते हुए 9 कंपोनेंट्स बन सकते हैं, तो बी सी आंसर इसका होना चाहिए 120th का, ठीक है। ओके 121st पे हम पहुंच गए, लास्ट 30 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। इसका आंसर बी है, डेफिनेशन ही है। 122nd का आंसर ए होना चाहिए, रिड्यूस्ड मास कम हो गया तो हाफ हो जाएगा वो भी। और 123rd का आप बिल्कुल सिंपल नोटेशंस ही हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक, उससे आंसर हमारा बी बनना चाहिए, बन नहीं रहा है। z = 5 के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। ओके देन वी हैव 124th, इसमें भी लैंडेज फैक्टर ही निकालना है। लैंडेज फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, पुट करोगे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, इट शुड बी बी। 125th डेफिनेशन है हाइपरफाइन की, इट शुड बी सी। नेक्स्ट हम करते हैं 126 में परटर्बेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बेसिक डेफिनेशन ही है, हमें पता ही है, हम एक फॉर्मूला कितनी बार यूज करते रहे हैं। 126 का हो गया ए। सोमरफेल्ड थ्योरी जो है वो भी क्वांटम थ्योरी थी, तो हमारा 127 का आंसर हो गया डी। देन वी हैव ब्रैग्स लॉ ऑफ कंडीशन इन रेसिप्रोकल लैटिस, ये भी बेसिक डेफिनेशन ही है, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। इट इज 2 kg.g² प्लस g² आएगा, k.g प्लस g² प्लस k² नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। इसके बाद टेम्परेचर की भी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्यूरी टेम्परेचर हम करते रहे हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में। 130th पे पहुंच गए हम, दैट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये भी आपको पता है एसेंट्रिसिटी की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग शेप होती है, तो इसके लिए 1 के लिए पैराबोला होता है, ये भी पूरा डिस्कस किया हुआ है हमने पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना, रिपीटेड था, ये तो इसी पेपर में रिपीट कर गया फिर से।
हमने बात कर ही ली इसकी। रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाला भी पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में डिस्कस किया हुआ है, सी आंसर आएगा। ठीक है, 133 ये ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई का फॉर्मूला होता है, सीधा लगाओगे आप, ए आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है 134 जो है, आप उसमें देखो, इसे सॉल्व करोगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा के और डी आंसर आ जाएगा 134 का। 135 भी हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक का पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए हमेशा, रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे ये भी। क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हैं और मोस्टली सारे मेरिटोरियस 2021 वाले पेपर से ही रिपीटेड हैं। ठीक है, 136 जो है तो वो उसका आंसर ए है, हमें पता है हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं हम। और उसके बाद हम पहुंच गए 137 पे। 137 में आप गॉस लॉ लगा दोगे और आपका आंसर 0 आ जाएगा। 138 में भी डेफिनेशन ही है मैक्सवेल इक्वेशन की, फोर्थ जो इम्प्रूवमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट करंट आता ही यहीं से है, तो डी आंसर आ जाएगा। इसके बाद 139 वो भी रिपीट है, डी आंसर इसका भी आ जाएगा। राइट, 140th पैकिंग फ्रैक्शन, सारे स्ट्रक्चर्स के पैकिंग फ्रैक्शन और नंबर्स वगैरह सब याद होने चाहिए, और इसका आंसर कितना है, बी 74% आ जाएगा। 141st जो है वो भी हमें पता है कि ये 14 होती हैं। ब्रेवेस लैटिसेस 3 डायमेंशनल के केस के लिए हैं, स्पेस लैटिसेस पूछी हैं, 3 डायमेंशनल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 डायमेंशनल दिया होता तो 5 लैटिसेस आ जाती। ठीक है, इसके बाद ये भी पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्कस्ड है पहले ही, और ये इसका आंसर बी आ जाएगा। 143 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मास्टर कैडर में आया हुआ है पिछले सालों के, तो 143 इसमें भी डिफ्यूजन जो है उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन होता है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 144 का जो है वो डेफिनेशन है, सिलिकॉन एटम्स ऑर्डरली पैटर्न में है, तो क्रिस्टल जो है वो सही आंसर आ जाएगा। राइट, लास्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स, दोज आर लेफ्ट ओनली। अब बोहर मैग्नेट्रॉन का अगर न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन से डिफरेंस देखोगे तो बेसिकली वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, रेशो उनका, दैट इज अराउंड 2000, सो डी आंसर होना चाहिए। स्फेरिकल सिमेट्री के लिए हमें पता है क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। बीटा डी के कॉन्सिक्वेंस किसका है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिनो निकलता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो दैट इट इज वीक इंटरेक्शन प्रोसेस। इस क्वेश्चन में फिर से मेरे को प्रॉब्लम है, ये वही बात है जो पहले हुई थी पिछली बार, कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिव हो रही है या नीचे को जा रही है तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैं इसे भी उन पे ही छोड़ता हूँ, उन्होंने पता नहीं किसको मानना होगा, लेकिन हम जो है इस क्वेश्चन को डाउट में लेके चलते हैं, कोई आंसर इस पर मैं नहीं दूंगा अभी, क्वेश्चन मार्क में हम लेके चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं, शेल मॉडल में हमने क्या बात किया था कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल न्यूक्लियॉन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली हैं। और पेयरिंग एनर्जी टर्म में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है वो टर्म जो है वो सिर्फ मास नंबर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। हालांकि वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, बट अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे हिसाब से बी आंसर जाना चाहिए। डी भी दे सकते हैं वो ओनली वर्ड की वजह से, बट वैसे बी बिल्कुल करेक्ट है। डी में क्योंकि बात आती है इवन नंबर ऑफ जेड है या ऑड नंबर ऑफ जेड है, उन पे फर्क पड़ता है, लेकिन वैसे जो है डिपेंडेंस जो है मेनली ए पे ही रह गई है। ठीक है जी, चलो हमारा ये काम हो गया, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो साथ जुड़े रहना, और हम ऑब्जेक्शंस के टाइम पे फिर से मिल सकते हैं। और अगर आप पूरा पेपर डिस्कस करना चाहते हो और तो हम वो भी आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम पर्टिकुलर क्वेश्चन या पूरे पेपर में वो डिस्कस कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लासेस में या फिर, और तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हम अपडेट आपको करते रहेंगे और मिलते रहेंगे।